हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर सर्कल को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके इससे पीछे हमने अभी तक 4 वीडियो सर्कल पे बना चुके हैं, जिसमें हमने अभी तक थ्योरम 9 तक डिस्कस किया था। आज थ्योरम 10 एंड 11 को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, थ्योरम 10 क्या कह रहा है, ठीक, पहले उसको हम लोग स्टेटमेंट को समझते हैं और फिर उसके बाद हम उसको देखते हैं कि उसको प्रूफ कैसे किया जा सकता है। तो कह रहा है कि देयर आर वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। अब यहां पर बात हो रहा है किसका? नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। तो व्हाट इज कॉलिनियर एंड नॉन कॉलिनियर, पहले इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहां पर जो बात हो रही है वो कितनी पॉइंट्स की हो रही है, तो 3 पॉइंट्स की हो रही है। तो 3 पॉइंट्स को लेकर ही हम कॉलिनियरिटी और नॉन कॉलिनियर के बारे में बता सकते हैं। तो अगर कोई पॉइंट हमारा पास मान लीजिए दिया हुआ है, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने पर पता चले क्या कि ए बी सी ये जो तीनों का तीनों पॉइंट था उस स्ट्रेट लाइन पर ही लाई कर रहा है, तब इसको कहते हैं कि ये तीनों पॉइंट आपस में क्या है? कॉलिनियर है, ठीक है। और नॉन कॉलिनियर का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है और यहां पर एक पॉइंट है। अगर हम इस तीनों पॉइंट को लेकर अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन के अंदर ये तीनों पॉइंट नहीं आ रहा है। अगर हम किसी दो को लेकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये पॉइंट मान लीजिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और सी मान लेते हैं, तो बी पॉइंट क्या इस स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो नहीं करने के कारण क्या हो जाएगा, यहां पर ए बी सी ये जो सेट ऑफ एबीसी पॉइंट्स है इसे हम कहते हैं नॉन कॉलिनियर पॉइंट। और कॉलिनियर किसको कहते हैं? जब ए बी सी तीन सेट्स का एक पॉइंट है, ठीक है, और उसको अगर हम एक लाइन पर ड्रॉ करें, स्ट्रेट लाइन पर अगर वो लाई कर जाए तीनों का तीनों पॉइंट, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉलिनियर, ठीक है। तो कह क्या रहा है यहां पर हमारे पास थ्योरम नंबर 10 में कि देयर आर वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कॉलिनियर पॉइंट। अब नॉन कॉलिनियर पॉइंट की बात की गई, कितनी नॉन कॉलिनियर पॉइंट की बात की गई? तो 3। तो चलिए हम लोग पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये पूछ क्या रहा है और हमें करना क्या है, ठीक है। तो नॉन कॉलिनियर पॉइंट है तो कोई भी हम 3 पॉइंट ले लेते हैं जो कि एक लाइन में नहीं हो, उसी को हम नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स कह रहे हैं। तो मान लेते हैं यहां पर हमारे पास एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां है, ठीक है। हमने क्या किया? 3 पॉइंट ले लिया, एक का नाम लिख दिया ए, दूसरा का नाम लिख दिया बी और तीसरा का सी। 3 पॉइंट्स है हमारे पास। चलिए अब हम क्या करते हैं, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं स्ट्रेट लाइन से। तो क्या एक स्ट्रेट लाइन में तीनों पॉइंट ज्वाइन होगा? तो बोलिएगा आप कि सर ये नॉन कॉलिनियर है तो एक स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं होगा, ठीक है। ये 2 लाइन सेगमेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ए बी और सी डी को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ए बी और सी डी को जब हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास 2 लाइन सेगमेंट बन जाता है, ए बी एंड सी डी। चलिए अब हम क्या करते हैं, बी सी और ए बी का, ठीक है, हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए ये साइड क्या है, बीसी साइड को लेके चल रहे हैं, तो बीसी साइड का परपेंडिकुलर अगर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करें, मान लीजिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मेरा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहने का मतलब क्या होता है, यहां पर 90 डिग्री और इस पॉइंट को अगर हम P मान लें, इस पॉइंट को अगर P मान लें, तो ये जो CP और BP का जो वैल्यू है वो मेरा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी ये लाइन क्या करेगा, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहेगा, ठीक है। मान लीजिए यहां पर ये Q तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है, PQ, ठीक है। अब हम ए बी का क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फिर ड्रॉ करते हैं। चलिए तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ठीक ए बी के मिड पॉइंट से गुजरेगा, ए बी के मिड पॉइंट से गुजरेगा, इसको मान लेते हैं आर और इसको इधर कोई पॉइंट होगा जिसको मान लेते हैं एस। और ये दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब
BC का परपेंडिकुलर और AB का परपेंडिकुलर जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को मान लेते हैं O। क्या मान लेते हैं? O पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये थ्योरम को लेकर चल रहे हैं। तो अभी तक का तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या क्या करना है। ठीक है, अब चलिए, अब इतना करने के बाद हम लोग एक और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि अगर एक लाइन दिया हुआ है AB, मान लेते हैं कोई लाइन है हमारे पास AB, अगर इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इस लाइन पर कहीं पर एक पॉइंट लेते हैं, कहीं पर एक पॉइंट लेते हैं। क्लियर? चलिए, अब ये जो पॉइंट हमने लिया, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट इस लाइन पर कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए। ठीक, तो यहां से इस पॉइंट को जो जोड़ेगा लाइन, और इस पॉइंट से इसको जो जोड़ेगा, मान लीजिए इसको O माने हैं, तो OA और OB का जो लेंथ होगा वो ऑलवेज क्या होगा? सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है, जिसके कारण क्या हो जाएगा? OA और OB का लेंथ मेरा क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, इतना करने के बाद, इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके एंड पॉइंट से जो CB जो मेरा एक लाइन ज्वाइन करने, किसको ज्वाइन करने के? नॉन कॉलिनियर के दो पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो CB लाइन बना था, उसके दोनों एंड पॉइंट को हम लोग O से क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है, अब O से जोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा? ध्यान दीजिए, O से जोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा? तो देखिए, यहां पर ये मिलेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने का मतलब ये लेंथ और ये लेंथ क्या है? इक्वल है। तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, और ये परपेंडिकुलर लाइन पर हमने कोई एक पॉइंट लिया है। इस पॉइंट से जब दोनों एंड पॉइंट को हम जोड़ते हैं, तो जो लाइन दोनों को जोड़ रहा है वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि OC इज इक्वल टू OB, OC इज इक्वल टू OB। चलिए, ये मिल गया हमको पहला कंडीशन, ये मिल गया हमको पहला कंडीशन। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं? इस AB वाले लाइन को लेते हैं। तो AB लाइन पर ये जो SR लाइन जा रहा है, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो हम लोग अगर इसके दो एंड पॉइंट को भी अगर हम सेंटर से जोड़ दें, सेंटर से जोड़ दें, तो क्या ये लेंथ और ये लेंथ भी आपस में इक्वल होगा? क्यों होगा? क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और बाइसेक्टर में इसके बाइसेक्टर लाइन पर हमने एक पॉइंट लिया है, उस पॉइंट के इस लाइन के दोनों एंड पॉइंट को ज्वाइन किया है, इसलिए ये दोनों लेंथ इक्वल है, इसलिए ये दोनों लेंथ भी क्या हो जाएगा? आपस में इक्वल हो जाएगा। तो चलिए, यहां से हमको क्या मिल गया कि OB इज इक्वल टू OA। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब देखिए, इन दोनों इक्वेशन से हमको क्या मिल रहा है कि OB इक्वल है OC के और OA इक्वल है OB के। तो यहां पर OB कॉमन होने के कारण हम लिख सकते हैं कि OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। कंसीडर कर सकते हैं ना? अब देखिए, जब मेरे पास ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, ठीक है, तो इस लेंथ को मेजर करने के बाद, इस लेंथ को OA का वैल्यू को मेजर कीजिएगा तो वो OC और OB के इक्वल होगा। इस लेंथ को मेजर करने के बाद हम कंपास से एक क्या करेंगे? सर्कल को ड्रॉ करेंगे, और ये जो सर्कल होगा ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए बनेगा। तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए क्यों बनेगा? क्योंकि इस सर्कल के लिए OC, OA और OB का जो वैल्यू है, OC, OB और OA का जो वैल्यू है वो इसके रेडियस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि तीनों इक्वल है। और हम जानते हैं कि एक सर्कल में जब सेंटर से सरकमफ्रेंस को जो लाइन ज्वाइन करता है उसी को हम लोग रेडियस कहते हैं। तो यहाँ तीनों का तीनों जो साइड है, कौन? OA, OB और OC, इसके लिए क्या हो गया? एक रेडियस, इस सर्कल के लिए एक रेडियस की तरह बिहेव करने लगा। तब हम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छा, ये बताइए कि इन तीनों पॉइंट को टच करते हुए जो हमने सर्कल बनाया, उसका रेडियस तो ऑलवेज क्या होगा? कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा ना। अब क्या कर सकते हैं कि जो नॉन कॉलिनियर 3 पॉइंट्स था, कौन कौन? A, B और C, A, B और C, ये तीन जो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स थे,
इन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को लेकर सिर्फ एक ही सर्कल को ड्रॉ किया जा सकता है कि नहीं, वन एंड ओनली वन सर्कल। क्यों? क्योंकि अगर इससे अलग अगर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 10 का हमने मेन कॉन्सेप्ट को समझा दिया। ठीक, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और एक बार इस थ्योरम को खुद से प्रूफ करने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि जब खुद से एक बार आप करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा से क्लियर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगले वीडियो, इस वीडियो में जब इसको आप प्रूफ कर लेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ सर ये प्रूफ हो गया। अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पूरा प्रूफ आप लोग को दे दूंगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग थ्योरम नंबर 11 की तरफ। तो 11 को अब हम लोग देखते हैं। थ्योरम नंबर 11 क्या कह रहा है कि ऑफ एनी टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल shows that the one which is larger is nearer to the center। थ्योरम पढ़े, ऑफ एनी टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, कोई भी दो कॉर्ड है। ठीक है, तो हमको प्रूफ क्या करना है कि जो दो कॉर्ड है, सो दैट द वन विच इज लार्जर इज नियरर टू द सेंटर। ठीक है, क्या बोला थ्योरम, हमें समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए हम लोग फिगर से समझते हैं। कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल में दो कॉर्ड है, दो कॉर्ड है। ठीक, मान लीजिए इसको ए बी मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं सी डी। कह रहा है क्या कि यहां पर मान लीजिए ये सेंटर है, तो जो कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से नजदीक होगा वही कॉर्ड मेरा क्या कहलाए, वही कॉर्ड क्या होगा, बड़ा होगा, लार्जर होगा। क्या होगा, लार्जर। तो देखिए सेंटर से ये कॉर्ड अगर नजदीक है तो ए बी क्या होगा, बड़ा होना चाहिए किससे, सी डी से। यही बात हम लोग को प्रूफ करना है। तो इसको मान लेते हैं ओ, और गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है हमको, गिवन में दिया है कि इन ए सर्कल ए बी इज ग्रेटर देन सी डी। ए बी जो कॉर्ड है वो मेरा क्या दिया हुआ है, ग्रेटर है किससे, सी डी से ग्रेटर है। ठीक है, तो ये चीज हमको गिवन दिया हुआ है कि ए बी जो है वो ग्रेटर है सी डी से। ठीक, तो हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, क्या कह रहा है, दैट द वन विच इज लार्जर इज नियरर टू द सेंटर। मतलब ये जो डिस्टेंस है, कौन, ओ से लेकर, मान लीजिए इस पॉइंट को ई मान लेते हैं और इसको एफ मान लेते हैं, तो ओ ई जो है वो मेरा क्या होगा, बताइए, छोटा होगा किससे, ओ एफ से। ओ ई जो मेरा होगा वो मेरा क्या होगा, ओ एफ से छोटा होगा। यही चीज हमको प्रूफ करना है। तो गिवन क्या दिया है कि दो कॉर्ड दिया है, एक कॉर्ड दिया है ए बी और दूसरा कॉर्ड दिया है सी डी। हम लोग मान लेते हैं कि ए बी कॉर्ड जो है वो सी डी से क्या है, बड़ा है। ठीक है, और मेरा क्या हो रहा है, अब यहां हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ, इसमें प्रूफ करना है कि ओई जो साइड हो है, ओई जो है वो मेरा छोटा है किससे, ओ एफ से, ओ एफ से। ठीक, तो जो नियरर होगा, जो नियरर होगा, ठीक है, वही इसका ये कॉर्ड मेरा बड़ा होगा। तो ये अगर हम प्रूफ कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ए बी जो है वो सेंटर से ज्यादा नजदीक है और सी डी जो है वो सेंटर से ज्यादा दूर है। यही थ्योरम का कॉन्सेप्ट कह रहा है। समझ में आया? फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं कि मेरे पास दो कॉर्ड है, एक है ए बी और सी डी। अब ए बी बड़ा है सी डी से, ए बी क्या है, बड़ा है सी डी से। तो हमको प्रूफ करना यही है कि जो ए बी कॉर्ड होगा वो सेंटर से उसकी दूरी जो होगी वो कम होगी किससे, सी डी के रेस्पेक्ट में, सी डी के रेस्पेक्ट में। तब हम लोग अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं उसको देखिएगा। हम लोग क्या करेंगे कि अब ज्वाइन करेंगे, किसको किसको ज्वाइन करेंगे, किसी को भी ज्वाइन करके देख लेते हैं। तो यहां से हमने ज्वाइन किया ओ ए और यहां से ज्वाइन किया हमने सीओ को। तो ओ ए और सीओ को जो हमने ज्वाइन किया तो हम क्या जानते हैं कि सेंटर से जो सरकमफ्रेंस के पॉइंट को ज्वाइन करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस।
आज का जो दोनों थ्योरम है उसमें हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि आप ये थ्योरम को अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए तो आप कैसे उसको बनाइएगा, ठीक है। टोटल का टोटल प्रूफ आपको खुद से करना है, अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपका इसका टोटल प्रूफ करा देंगे, ठीक है। और एक बार खुद से अगर प्रूफ कर लीजिएगा तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। तो यहां तक तो समझ में आ गया कि गिवन क्या दिया और हमको प्रूफ क्या करना है। अब कैसे प्रूफ करना है, चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब इसको प्रूफ करना है तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी डिस्टेंस की बात होगी, सेंटर से अगर कॉर्ड की डिस्टेंस की बात होगी तो यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, तभी तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कल हमने बताया था कि अगर एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का हमको हाइट निकालना है तो हाइट कब निकालेंगे, जब किसी एक वर्टेक्स से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तभी हाइट निकलेगा, और यही हाइट हमारा क्या होगा, शॉर्ट डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस होगा ना। तो उसी तरह से इसमें भी जब कॉर्ड का हम सेंटर से अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहां भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ठीक। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हम लोग को क्या क्या मिल रहा है उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि ए बी जो कॉर्ड है वो मेरा क्या है बताइए, ग्रेटर है किससे, सीडी से। अच्छा, जो लाइन सेंटर से पास होते हुए अगर कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होता है तो ये कॉर्ड को क्या करता है, थ्योरम 6 के अनुसार बाइसेक्ट करता है, ये चीज हमको मालूम है। तो हाफ ऑफ, यहां पर हाफ ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ सी डी होगा कि नहीं होगा। अब हाफ ऑफ ए बी का मतलब क्या हो गया, यहां पर ए बी, ये दोनों ट्रायंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं तो ये वाला साइड को ले लेते हैं। हाफ ऑफ ए बी का मतलब हो गया ए, और ए किससे ग्रेटर होगा, हमारे सी एफ से। अब ये हमको इक्वेशन मिल गया, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1। ये कहां से आया, तो गिवन दिया हुआ है कि ए बी जो कॉर्ड है वो सी डी से क्या है, बड़ा है। अब बड़ा होने के कारण अगर इसका हाफ करेंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ई मेरा मिड पॉइंट हो जाएगा, तो बीई इक्वल टू ए हो जाएगा। और यहां पर ओ एफ अगर परपेंडिकुलर है तो ओ सी एफ इज इक्वल टू डी एफ हो जाएगा, और एफ इस सी डी के लिए क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। अब ये पहला कंडीशन निकल गया। अब हम लोग इस ट्रायंगल को लेकर चलते हैं। तो देखिए ध्यान से, हम लोग कौन सा ट्रायंगल को लेकर चल रहे हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ए ई ओ। अब ए ई ओ को लेकर चल रहे हैं तो एक चीज जान लीजिए कि यहां पर ओ ए जो है वो क्या है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, देखिए यहां पर 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाला साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। तो ठीक है, तो अब देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हम लिख सकते हैं कि एओ स्क्वायर इज इक्वल टू एई स्क्वायर प्लस ओई स्क्वायर। पहला कंडीशन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब आइए दूसरा कंडीशन की बात करते हैं। दूसरा कंडीशन की बात करते हैं कौन सा ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लिए, तो देखिए लिए हम लोग ट्रायंगल सी एफ ओ। क्या यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, तो क्या इस ट्रायंगल में भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, CO स्क्वायर इज इक्वल टू CF स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, OF स्क्वायर। क्लियर। अब इन दोनों कंडीशन को हम देख रहे हैं, इसको इक्वेशन 1 2 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। तो इक्वेशन 2 और 3 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां पर एक चीज और हमको गिवन था, क्या था कि जो सेंटर से सरकमफ्रेंस को लाइन जोड़ता है OA और दूसरा कौन है OC, दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस है। क्या है, रेडियस। तो दोनों रेडियस होने के कारण इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल है तो दोनों का स्क्वायर भी आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब OA स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर जब हो जाए तो इसका मतलब जो उसका अगर दोनों का LHS इक्वल है तो दोनों इक्वेशन में RHS भी इक्वल होगा। तब हम क्या लिख सकते हैं कि AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर इज इक्वल टू CF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। ये होगा कि नहीं होगा। चलिए
अब हमको क्या देखना है कि AE और CF में बड़ा कौन है, बड़ा कौन है। तो देखिए यहां पर AE जो है वो मेरा CF से क्या है, बड़ा है। ठीक, तो अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर हम क्या कर दे, बोलिए, यहां पर CF जो है वो किससे बड़ा है, CF से कौन बड़ा है, AE बड़ा है। अब इक्वल होने का मतलब क्या होगा कि अगर ये वाला नंबर बड़ा है और ये वाला छोटा है तो डेफिनेटली इसको बड़ा होना पड़ेगा और इसको छोटा होना पड़ेगा, तब ना बड़ा में छोटा को जोड़ेंगे और छोटा में बड़ा को जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पढ़े थे ना, कि एक बड़ा बॉल है एक छोटा बॉल है, ठीक है, अगर दोनों का मास अलग अलग है, ठीक है, तो उस दोनों का स्पीड जब क्या होगा, बड़े वाले का स्पीड कम होगा और छोटे वाले का स्पीड अगर ज्यादा हो जाए तो दोनों का क्या हो जाएगा, जो दोनों का मोमेंटम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है, चेंज होगा। उसी तरह से इसमें बात की जा रही है क्या, कि ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है, ठीक है, तो इन दोनों को जब इक्वल हमको करना है, हमको क्या दिया हुआ है कि AE जो है वो मेरा बड़ा है किसके, CF के। ये चीज हम लोग यहां पर देखिए इक्वेशन 1 में प्रूव किए। अब AE बड़ा है CF से, ठीक है, तो ये बड़ा नंबर है। अब इन दोनों का स्क्वायर करके हमको इक्वल करना है, इसका मतलब OF जो होगा वो मेरा बड़ा होगा किसके रेस्पेक्ट में, OE के रेस्पेक्ट में। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर OF इज ग्रेटर देन OE। ठीक, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था इस थ्योरम में, यही चीज हमको क्या करना था, इस थ्योरम में प्रूफ करना था। अब देखिए, अब हमको प्रूफ हो गया तो मतलब क्या हो गया कि OF का डिस्टेंस क्या है, OE से ज्यादा है। तो किसका डिस्टेंस कम है इन दोनों में, तो OE का डिस्टेंस कम है, तो जिसका डिस्टेंस कम होगा वो कॉर्ड क्या होगा, बड़ा होगा, कॉर्ड क्या होगा, बड़ा होगा। यही ये थ्योरम था, थ्योरम नंबर 11। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है और आप इसको खुद से भी अब सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक कॉन्सेप्ट और हम बता देते हैं, इसका शॉर्टकट, इसका शॉर्टकट ध्यान से देखिएगा कि अगर एक सर्कल है और सर्कल में हम बहुत सारा कोड बना रहे हैं, बहुत सारा कॉर्ड बना रहे हैं, अगर जो कॉर्ड सेंटर से पास होता है उसी को हम लोग डायमीटर कहते हैं और कहते हैं कि वही लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। तो जो सेंटर से पास होगा उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कॉर्ड का 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि जब उसी पॉइंट से पास कर गया तो उसके पास तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है। और जब जब डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, जब जब डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, कॉर्ड का साइज क्या हो जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पर यह थ्योरम बनाया गया था। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।